नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। 21वीं सदी के निर्णयों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बताया अहम। वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार पर पीएम मोदी का जोर। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए ब्रिक्स देश, घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती। कहा, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद का समर्थन स्वीकार्य नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य और संपार फाटक संख्या 59C पर बनने वाली भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित भाव से कर रहे हैं काम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि विकास के लिए एकीकृत सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। तेजी से विकास के लिए सबके प्रयास से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में करे काम। अमरनाथ यात्रा जारी, 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया नुनवान बेस कैंप का दौरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों में वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं को पूरा कर ब्रिक्स देश मिसाल बने। पीएम मोदी ने बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में ब्रिक्स मंच को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस बात पर चर्चा हो। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरीज की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सकें। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग न कर सके। एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए पीएम ने एआई गवर्नेंस से चिंताओं के समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। वहीं आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण,
और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की गई। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. रियो दी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिनमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की वकालत की गई, जिनमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाया जाना भी शामिल है। साथ ही नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में वैश्विक संघर्षों, सैन्य खर्चों में वृद्धि और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और सैन्य बजटों में बढ़ोतरी उनके लिए बाधा बन रही है। उन्होंने सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया।
ब्रिक्स ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक हैं और सभी देशों को समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। पूरा विश्व रीआर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीआर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बिहार में समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य और संपार फाटक संख्या 59C पर करीब 14 करोड़ की लागत से बनने वाली भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और बिहार में रेल विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी सहित रेल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्टेशन का विस्तार और किया जाएगा आगे की तरफ, जिससे कि प्लेटफॉर्म पे अपने को ज़्यादा जगह मिले। पूरे भारत में 1300 स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी, जो कि कभी इतिहास में नहीं सोच सकते। बिहार की बात करें, बिहार को मोदी जी ने 10 गुना रेलवे बजट दिया है। 10,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने रेलवे को बिहार के विकास के लिए दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देश में कृषि विकास के लिए एकीकृत सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और कहा कि एक राष्ट्र एक कृषि और एक कृषि एक टीम के सिद्धांत के तहत एक राष्ट्रीय टीम बनाई जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की द्वारा आयोजित 11वें मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं फिक्की से गहन चर्चा करने और मुझे सिफारिशें भेजने का अनुरोध करना चाहता था। हम खेती के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक, किसान, कृषि विश्वविद्यालय और उद्योग सहित विभिन्न दिशाओं में काम करने वालों की ज़रूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं एक राष्ट्र एक कृषि और एक कृषि एक टीम में विश्वास करता हूं। सबके प्रयास से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में काम करे, तभी हम तेजी से विकास कर सकते हैं। इसलिए जब फिक्की की सिफारिशें आएंगी तो मैं उन्हें गंभीरता से लूंगा, लेकिन दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति होनी चाहिए। किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। हम खेती के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। अभी हर एक अलग अलग दिशा में काम करता है। एक तरफ राज्य सरकार, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ आईसीआर, वैज्ञानिक, एक तरफ किसान।
एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक तरफ केवीके, एक तरफ उद्योग। मैं चाहता हूं वन एग्रीकल्चर, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर एंड वन टीम, इन सब की मिला के एक टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में चले, तब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित केशव कुंज में हुआ। बैठक में खास तौर से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के आखिरी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन नागपुर के साथ सभी जगहों पर होगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित लोग कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष भी विजयदशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही, नागपुर के साथ साथ जब हर जगह विजयदशमी के उत्सव होंगे और जिसमें सारे स्वयंसेवक, क्योंकि ये 125 वर्ष है तो एक प्रयास भी चल रहा है और सभी लोगों का उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में इस विजयादशमी उत्सवों में सहभागी होंगे। उसमें भी समाज के अलग अलग प्रकार के लोग इन कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आएंगे और ये भी अपने आप में समाज के सभी लोगों को साथ जोड़ने का, उनको सहभागी करने का प्रयास होगा। सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक में पंच परिवर्तन एक मुख्य विषय रखा गया। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में विकास कर रहा है। इसमें सरकार के तौर पर भी और लोगों के स्तर पर भी प्रयास चल रहा है। पंच परिवर्तन एक मुख्य विषय रखा है कि जिसमें समाज के साथ मिलकर इन विषयों को आगे ले जाना है। तो स्वाभाविक है कि एक लगातार विचार चल रहा है। यहाँ पर भी हम लोगों के बैठकों में भी ये विचार चलता है कि देश आर्थिक प्रगति के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। देश हर क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रयास चल रहा है। सरकार के तौर पर भी चल रहा है, लोगों के स्तर पर भी चल रहा है। लोग अपनी शक्ति, प्रतिभा से भी हर तरह से ये प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं कि देश अपना आगे बढ़े। तो ये जब देश आगे बढ़ रहा है तो केवल हम लोग केवल आर्थिक दृष्टि से या टेक्नोलॉजी से या केवल इस तरीके से आगे बढ़ने से वो पर्याप्त नहीं होगा। तो साथ ही हमारे समाज की जो विशेषता है अपने राष्ट्र की, कि अपने जो विशेष गुण है अपने, या समाज के सभी लोगों की चिंता करना है, सबके साथ रहना है, पर्यावरण की चिंता करना है, तो ये जो सारी बातें हैं, इन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ें, ये महत्व का विषय साथ में रखा गया है। सुनील आम्बेकर ने आगे बताया कि देश भर में हर मॉडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा और इसमें समाज के सभी लोग शामिल होंगे। हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती, इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 हैं। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में, तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज एर्नाकुलम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केरल आना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात है। ये एक ऐसी भूमि है जिसने भारत को उज्जवल और ईमानदार लोक सेवकों का उपहार दिया है।
उन्होंने कहा कि 2047 में हम लोग एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे। The academic community of NUALS. I am engaging with whom? Who are future sentinels of justice, torchbearers of constitutional values, and architects of more equitable Bharat. You will be defining what Bharat will be when we celebrate centenary of our independence as a developed nation at 2047. But let me tell you, coming to Kerala is always a matter of pleasure to me. Very satisfaction. A land that has gifted India with many luminous minds and upright public servants. You have a very amiable chief minister. At the moment he is out of country. But every time I interact with him, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्रिशूर के गुरुवायूर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्राजील के मूल निवासी ब्रूनो को हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। ब्रूनो ने हिंदी सीखी है और वो हिंदी में ही बातचीत भी करते हैं। ब्रूनो को भारतीय संस्कृति की काफ़ी पसंद है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत और ब्राज़ील के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने की ब्राज़ीलिया के निवासी ब्रूनो से खास बातचीत। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं। ब्रूनो, हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम ब्रूनो है। First, namaste. I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Revar Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया। मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that भारत मेरे दिल में है। मोदी जी की जो शख्सियत है, मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that these visits can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए हैं, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कश्मीर